स्वागत है आपका। वेलकम टू यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई पर। मैं विनोद सर। गाइस, मैं चर्चा कर रहा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जिसमें मैंने उन बिंदुओं पे चर्चा किया था जहाँ से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेंशन किया जाए तो विभिन्न परीक्षाओं में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। तो जिस पॉइंट पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसके फीचर्स क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानियाँ क्या हैं और अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में किस टाइप से सवाल पूछा गया है और सवाल क्या आ सकता है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में जो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था वो आपका एक तो था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा था जिसमें मैंने बताया था सोशलिस्ट इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था, और आज का जो टॉपिक है वो उसका तीसरा टाइप्स है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप बहुत सरल शब्दों में समझ सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप आसानी से जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब भी उत्पादन किया जाता है, उत्पादन के साधनों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। बेसिकली ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था होती थी, जिसमें प्राइस या मूल्य का निर्धारण खास तौर से बाजार द्वारा ही तय किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में होता क्या था कि एक तो अर्थव्यवस्था में स्फीति तथा मंदी की दशाएं भी व्याप्त होती थी, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई तो वहाँ पर ख़ास तौर से उस व्यवस्था के बारे में एडम स्मिथ ने चर्चा किया जिसे ख़ास तौर से बाजारवादी व्यवस्था कहा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा। और ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पर बल दिया था वो था इनविजिबल हैंड यानी अदृश्य अर्थव्यवस्था, यानी अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ का मतलब उन्होंने बताया कि बाजारी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की दशाएं के द्वारा ही वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर प्रॉफिट गेन की बात निजीकरण के संदर्भ में की जाती थी, असमानता की बात होती थी, वर्ग संघर्ष की बात आती थी। तो इसमें उपभोक्ता को ध्यान में रख के वस्तुओं का उत्पादन तो किया जाता था, लेकिन उत्पादक जब भी प्रोडक्शन करता था तो वो लाभ से प्रेरित होकर ही कर रहा था। लेकिन इसमें खास तौर से अगर देखा जाए तो उत्पादक को तो वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था। कारण इसका मेन कारण होता था कि ज़्यादातर इसके जो प्राइस लेवल होते थे वो हमेशा ऊँचे होते थे। यहाँ पर इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें फीचर्स में जो आपका पहला फीचर्स आता है, यानी कि साधनों एवं संसाधनों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाए। दूसरा जो इसका मेन फीचर्स है वो है उत्पादन के ढांचे का निर्धारण किस तरीके से किया जाए। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है लाभ, यानी यहाँ पर लाभ किसको हो रहा है, क्या उत्पादक को लाभ हो रहा है या उपभोक्ता को लाभ हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जो आपका जो चौथा पॉइंट बन रहा है वो है आपकी कीमत, यानी मूल्य का निर्धारण, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
यानी कुछ इसके तथ्य हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर जब भी उत्पादन किया जाएगा या उत्पादन के ढांचे का निर्धारण किया जाएगा या लाभ की बात की जाएगी, कीमत की बात की जाएगी और विनिमय की बात की जाएगी, यानी एक्सचेंज की बात की जाएगी, और साथ ही साथ अगर वितरण की बात की जाएगी, इसके अलावा अगर हम कहें विकास की बात की जाएगी, तो इसका निर्धारण किसके द्वारा तय होगा? किसके द्वारा? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी जो इसके बेसिक फीचर्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं कि साधनों संसाधनों का निर्धारण किस तरीके से किया जाए। अब यहाँ पर साधनों को आप समझ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा कि मैंने कुछ स्टार्टिंग के वीडियो में आपको थोड़ा सा व्यू वहाँ पर दिया था। यहाँ पर साधन की बात की जाती है, तो साधन कौन से हैं? यानी जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसके साधन और संसाधन कौन से हैं? तो साधन में अगर आप देखेंगे तो जैसे आपके भूमि है, पूंजी है, श्रम है, तो इसका निर्धारण कैसे हो रहा है? क्या सरकार तय कर रही है या निजी कंपनियां तय कर रही है या राज्य तय कर रहा है या बाजारी अर्थव्यवस्था है या कुछ अन्य आर्थिक शक्तियां हैं जो उत्पादन के ढांचे या साधनों और संसाधनों का निर्धारण कर रही हैं? तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जो इसको निर्धारित करते हैं कि उत्पादन के ढांचे के साथ यहाँ पर लाभ का निर्धारण कैसे होगा, क्या उपभोक्ता को लाभ होगा या उत्पादक को लाभ होगा। कीमत का निर्धारण किसके द्वारा तय किया जाएगा? क्या राज्य सरकार तय करेगी या सरकार तय करेगी या अन्य कोई नियोजित संस्था होगी या बाजार तय करेगा। साथ ही साथ विनिमय की बात की जाती है। विनिमय का मतलब है कि जिस तरीके से जब उत्पादन किया जाता है तो इसका विनिमय किन किन वर्गों में हो रहा है। क्या इससे समाज में वर्ग संघर्ष की बात आ रही है या असमानता की बात आ रही है, तो या देश का सामाजिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि विनिमय और वितरण के साथ साथ देश का विकास किस तरीके से निर्धारित होगा। या और साथ ही साथ विकास में दो चीज़ मैंने आपसे बताया था, कुछ सामाजिक तथ्य हैं और कुछ आपके आर्थिक तथ्य हैं, जिससे इनके द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है। सामान्य तौर पर माना जाए कि 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन आने के बाद लगभग 2000 तक, या भारत में अगर कहें हम भारत में 1950 तक, यानी आज़ादी के पहले की जो स्थिति थी वो एडम स्मिथ के सिद्धांतों यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में थी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डिफाइन कर दिया गया था कि इस पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और अगर हस्तक्षेप नहीं था तो इसका मतलब है कि मूल्य का निर्धारण बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति द्वारा ही निर्धारित हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में दो स्थितियां दिखाई दे रही थी, एक तो इन्फ्लेशन और दूसरा है आपका डिप्रेशन या मंदी। तो बेसिकली इन स्थितियों के कारण अगर आप देखेंगे तो चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या आज के संदर्भ में अगर हम देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, तो कहीं ना कहीं उसकी विकास की दर प्रभावित होती थी। कारण क्या था कि अगर स्पीड की दशाएं हैं, यानी स्पीड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 10 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य अगर 10 रुपये है और उस समय उसकी डिमांड दो लोगों द्वारा ही की जा रही थी, दो लोगों द्वारा ही की जा रही थी, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसकी डिमांड अगर 2 के बजाय 10 लोगों द्वारा की गई, क्या वस्तु का मूल्य ऐसी स्थिति में 10 रुपये होगा? क्योंकि यहाँ पर दो बातें निकल कर आई, एक तो इस अवस्था में एक तो बनता है आपका डिमांड और दूसरा है आपका सप्लाई यानी कि आपकी पूर्ति। यानी कि ऐसी स्थिति में अगर किसी वस्तु की पूर्ति कम है यानी एक है, डिमांड ज़्यादा यानी अगर 2 से बढ़कर 10 लोग हैं, तो मेंशन किया जाता है कि वस्तु का मूल्य 10 से बढ़कर हो सकता कितना हो जाए 15 रुपये। अगर ये स्थिति 15 के बजाय 30, 35, 40, 50, 100 या 100% होगा तो मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रही है, स्फीति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर स्फीति होती है तो जाहिर सी बात है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में असमानता का स्तर बहुत तेजी से क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या समाज में समाज का सामाजिक रूप से समावेशी विकास होगा, समाज के सभी वर्गों का विकास होगा? नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उत्पादक वहाँ पर जब भी लाभ
की बात करेगा, उत्पादन की बात करेगा, उत्पादन के ढांचे की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रॉफिट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर उत्पादक को तो फायदा होगा, लेकिन उपभोक्ता को हमेशा क्या होगा, हानि होगा। क्यों? क्योंकि पहले की तुलना में वो 10 रुपये की बजाय वो दे रहा है कितना, 15 रुपये या 20 रुपये। तो ये की स्थिति ये थी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, निजीकरण की बात की गई थी। लेकिन अगर हम देखें कि खास तौर से वैश्विक आर्थिक नीतियों में एक समय ऐसा आया, यानी कि 1929 में तीसा में व्यापक मंदी आई। अभी मैंने चर्चा की आपसे मंदी को आप बहुत सिंपल अर्थों में समझ सकते हैं। मंदी का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड उसकी कम है, किसी वस्तु की सप्लाई ज़्यादा है यानी उत्पादन ज़्यादा है, उसकी मांग कम है, तो मेंशन किया जाता है कि उसका मूल्य भी क्या होगा, कम होगा। मूल्य कम होगा मतलब कि जो उत्पादक 10 रुपये में बेच रहा है, अगर उसकी डिमांड कम होगी, कॉमन सेंस की बात है। आप जब किसी मार्केट में जाते हैं, जैसे अभी आप देखिए कि टमाटर के भाव मान लीजिए 60 रुपये किलो हैं। आपको भी पता है कि जनरल सेंस में समान कीमत स्तर अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो क्या इसकी डिमांड ज़्यादा है या कम है? तो आप कहेंगे कि डिमांड क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस लेवल बहुत क्या है, हाई है। लेकिन जब सीज़न आएगा, यानी कि मान के चलिए कि जनवरी फरवरी के आसपास, उस समय प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा यानी सप्लाई उसकी ज़्यादा होगी। हो सकता है कि डिमांड उतना बना रहे, या हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन पूर्ति की तुलना में हमेशा कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि मूल्य उसका क्या होगा, घटेगा। अगर घटेगा, हो सकता है कि उसकी लागत 10 रुपये आ रही थी और डिमांड कम होने के कारण, चूँकि कच्चा माल है, तो कीमत ऑटोमेटिक उसका कम होगा। हो सकता है घटकर वो 5 रुपये हो जाए, तो उत्पादक को यहाँ पर प्रॉफिट के बजाय यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। तो क्या उत्पादक उत्पादन करेगा? तो आंसर है नहीं। और अगर नहीं करेगा तो उत्पादन प्रक्रिया में काम करने वाले श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, और जब बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाएगी आपकी क्या, मंदी। इस प्रकार की स्थिति 1929 में आने पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात इनविजिबल हैंड यानी बाजारीकरण अर्थव्यवस्था का जो चक्रव्यूह था वो टूट गया, और ये सोचा जाने लगा कि खासतौर से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, कि मंदी से निजात कैसे दिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स, इनकी एक पुस्तक आती है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इसी पुस्तक में इन्होंने खास तौर से किस प्रकार अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाला जाए उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने सैद्धांतिक चर्चा की। बहुत छोटे शब्दों में आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने उस समय देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर पर बल दिया, यानी सार्वजनिक व्यय पर बल दिया, टैक्सेशंस में कटौती करने की बात की। यानी उस मंदी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत को अगर देखा जाए तो आगे चलकर सरकार की फिस्कल पॉलिसी में इसका प्रयोग किया जाता रहा है, और आज भी प्रयोग किया जाता है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है अब कि 1936 में केन्स की पुस्तक आने के बाद, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने समस्या आई कि भारत में अभी गरीबी है, बेरोजगारी है, उत्पादन का ढांचा बहुत कमज़ोर है, हमारे पास बचत की कमी है, पूंजी की कमी है। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाए? तो आज़ादी के बाद भारत में उत्पादन के साधनों और संसाधनों, प्रॉफिट, प्राइस, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन का निर्धारण किस तरीके से किया जाए, देश का आर्थिक और सामाजिक विकास किस लिए किया जाए, तो 1950 में ही भारत में पहली बार नई अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिसे उस समय कहा गया था
मिश्रित आपकी क्या अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी वहीं पर मेंशन कर दिया गया कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था में साधनों संसाधनों का निर्धारण, उत्पादन के ढांचे का निर्धारण, किस तरीके से प्रॉफिट का वितरण किया जाएगा, कीमत का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इन सब का निर्धारण तय कर दिया गया, जिसके संदर्भ में दो नीतियां आई खास तौर से। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, और दूसरा है आपका निजी क्षेत्र यानी कि आपका प्राइवेट सेक्टर। यानी साधनों और संसाधनों, उत्पादन के ढांचे, कीमत, लाभ, विनिमय, वितरण, उत्पादन आदि का निर्धारण अब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र मिलकर तय करेंगे। तो इसीलिए भारत जैसी अर्थव्यवस्था को कहा गया क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों का मिश्रण होगा, और इसी को कहा गया कि ये अर्थव्यवस्था आपकी होगी क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में एक तो बाजार द्वारा तो मूल्य तय किया जाएगा, उत्पादक द्वारा उत्पादन किया जाएगा, बाजार की शक्तियां ही खास तौर से कीमत का निर्धारण करेगी, आर्थिक और सामाजिक जैसी नीतियों का निर्धारण यहाँ पर सरकार द्वारा तय किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समाज में वर्ग संघर्ष, असमानता जैसी स्थिति कम होगी, क्योंकि इसके लिए सरकार आर्थिक नीतियों का निर्धारण स्वयं तय करेगी। ऐसी स्थिति में जैसा आप देखते हैं कि जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो गेहूं का निर्धारण बाजार द्वारा अर्थात मांग और पूर्ति द्वारा तय हो रहा है। जैसा अभी मैंने आपको उदाहरण दिया टमाटर का, कि टमाटर की कीमत अभी कितनी है, 60 रुपये। तो मूल्य का निर्धारण कौन तय कर रहा है, कौन तय कर रहा है, बाजार, यानी मांग और पूर्ति। यानी ऐसी स्थिति में आप जानते हैं इस समय टमाटर का प्रोडक्शन कम है, जबकि डिमांड उसकी उतनी ही बनी है या उससे ज़्यादा है, जिसके कारण टमाटर की कीमत क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अब इसको अगर हम देखें, अगर टमाटर की कीमत ज़्यादा है, ठीक इसी तरीके से उदाहरण हम ले सकते हैं गेहूँ का, कि अगर बाजार में गेहूं खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत बेसिकली बाजार पे तय होती है। अगर सप्लाई और डिमांड में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो बाजार में गेहूं की कीमत या तो बढ़ती है या तो क्या होती है, घटती है। तो अगर कीमत बढ़ती है तो क्या समाज के सभी वर्गों का एक साथ विकास होगा, तो उत्तर होगा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में समावेशी विकास नहीं होगा, वर्ग संघर्ष की भावना होगी, असमानता की स्थिति होगी। तो यहाँ पर सरकार इन चीज़ों को कम करने के लिए, अर्थात समाज के सभी वर्गों का विकास के लिए या समावेशी विकास के लिए, यहाँ पर सरकार बाजार तंत्र की भूमिका को फ्रंट पर रखकर सरकार सहायक तंत्र में काम करेगी और नीतियों का निर्धारण स्वयं करेगी। जैसा कि आप देखते हैं पेट्रोल, डीजल या इसके अलावा इस्पात या और भी कुछ ऐसे आपके प्रोडक्ट आते हैं, केरोसिन ऑयल, जिसकी नीतियों का निर्धारण अर्थात मूल्यों का निर्धारण स्वयं करती है, ताकि समाज के सभी वर्गों को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो सके और उनका सामाजिक विकास भी हो सके। और इसके लिए सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम भी आते हैं सामाजिक विकास के लिए, वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसा आप देखते हैं, एक तो आपका जैसा कि देख रहे हैं कि कोटा का नाम आपने सुना होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम आपने सुना होगा, जो भारत में 1950 में आया। इसके माध्यम से आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं है, आय का हिस्सा नहीं है, सरकार उनको कम कीमत पर गेहूं और चावल, चीनी, मिट्टी के तेल जैसे वस्तुओं का वितरण करती है, ताकि इनका भी सामाजिक विकास हो सके। तो इसके लिए स्थिति क्या है, एक तो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है जहां पर निजीवाद है, निजीकरण है, लाभ बहुत ज़्यादा की बात की जा रही है, एकाधिकार की बात की जा रही है, प्रतियोगिता की बात की जा रही है, वर्ग संघर्ष की बात की जा रही है, सामाजिक असमानता की बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में समाज के सभी वर्गों का विकास नहीं हो रहा है। तो सरकार ऐसी स्थिति में क्या करती है, समाज के सभी वर्गों को विकास करने के लिए स्वयं आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है। इसीलिए मेंशन किया जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर निर्धारण करते हैं। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को न तो पूंजीवादी न तो समाजवादी बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जहां पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण है। तो ऐसी स्थिति में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर निर्धारण करते हैं। जैसा आप देख ही रहे हैं, चाहे संचार हो, चाहे सड़क हो, चाहे परिवहन हो,
इन सभी नीतियों का निर्धारण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र मिलकर ही तय किया जा रहा है। यानी भारत में भी यही स्थिति है जो कि 1950 में अपनाई गई, जो आज भी है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 1991 के बाद खास तौर से एलपीजी मॉडल का प्रयोग किया गया, यानी राव मनमोहन मॉडल के आधार पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, जिसमें अब सरकार खास तौर से सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास पर जोर दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए निजीकरण पर ज़्यादा बल दे रही है। ऐसी स्थिति में अब निजीकरण क्या है और उदारीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे आपको 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत डिटेल में वहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जानिए 1990 और 91 में नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीतियों के अंतर्गत सरकार की जो पॉलिसी आई, उसके तहत सरकार चाहती है कि देश का आर्थिक विकास ना हो बल्कि सामाजिक विकास हो। तो ऐसी स्थिति में मेंशन किया जाता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण हो, अर्थात उत्पादन के ढांचे, साधनों और संसाधनों, लाभ, वितरण, विनिमय, उत्पादन आदि का निर्धारण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर तय करें, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मित्रों, आप लोगों को आज का जो टॉपिक्स है मिक्स्ड इकोनॉमी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फुल कोर्सेज की क्लासेस चलने वाली हैं। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भी आपकी जो समस्या का निर्धारण होगा। फुल फंक्शन क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही, तो उसमें आपको बहुत प्रारंभ के तौर से यानी शुरू से हम इकोनॉमिक्स के बारे में, उसकी ABCD क्या है, वहाँ से हम आपको स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग नए जुड़ रहे होंगे या कुछ लोग जुड़े होंगे तो मे भी हो सकता है उनको समझ में ना आए। कारण क्या है कि जब आप इकोनॉमिक्स को एक टर्म्स के हिसाब से नहीं चलते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चलते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो बातें आपको कम समझ में आती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जैसे आपने देखा यूपी PCS का पेपर हुआ और लगभग 18 से 20 सवाल इसमें पूछे गए, और इसमें अगर आप देखेंगे तो करंट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पूछा गया। और जिस तरीके से अब इकोनॉमिक्स से सवाल इस समय पूछा जा रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, खास तौर से PT में नहीं बल्कि मेंस में भी। तो आज की स्थिति में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मेहनत करके और कम समय में आप इकोनॉमिक्स में अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन सवाल कर सकते हैं। और अगर आप 20 सवाल आता है उसमें से आप 15 सवाल भी हल करते हैं तो सिलेक्शन पॉइंट आपका बहुत अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूँ जो कि लेटेस्ट आपके होते हैं, जहाँ पर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आपको क्लास वाइज नोट्स आपको अवेलेबल कैसे होगा, पूरी क्लास कैसे आपको मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने इन बेसिक चीज़ों पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आते हैं फीचर्स के बाद इसके लाभ पर। देखिए, लाभ की अगर बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक तो सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर तय करते हैं। सरकार लाभ की बात करती है, सामाजिक कल्याण की बात करती है, समावेशी विकास की बात करती है, समाज के सभी वर्गों का विकास करती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि मैंने आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में बताया। लेकिन दूसरी तरफ इस क्षेत्र में निजीकरण की बात की जाती है, देश के आर्थिक ढांचे के विकास की बात की जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यानी निवेश सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो जब निजीकरण की बात होती है तो निजी क्षेत्र भी इन्वेस्टमेंट करता है, विदेशी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो लोगों को रोज़गार भी मिलता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी होता है। चूँकि बाजार तंत्र यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है, चूँकि मैंने वर्ड यूज़ किया कि पूंजीवाद की बात होती है, बाजार तंत्र फ्रंट पे होता है। और जब सामाजिक कल्याण की बात की जाती है तो सहायक तंत्र के रूप में समाजवाद यानी सार्वजनिक क्षेत्र भी इसमें काम करता है। तो दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो समाज के सभी वर्गों का विकास होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लाभ भी है। लेकिन इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कुछ डीमेरिट्स यानी कि हानि भी दिखाई देते हैं। अब हानि को और आप देखेंगे तो लाभ तो होता है, लेकिन इसमें समाज के सभी वर्गों का लाभ नहीं होता, क्योंकि जब निजीकरण होता है तो इसमें जो निजी कंपनियां हैं वो अपने लाभ से प्रेरित होकर उत्पादन करती हैं, जिसके कारण मूल्य तो ऊंचा होता है। जैसा मैंने कहा कि अगर डिमांड उसकी ज़्यादा, सप्लाई कम है तो मूल्य ऑटोमेटिक ज़्यादा होता, तो फ़ायदा सिर्फ उत्पादक हो रहा, ना कि उपभोक्ता को। और उपभोक्ता को लाभ लाने के लिए सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से वो नीतियों का निर्धारण करती है।
लेकिन तब तक तो समाज के सभी वर्गों का विकास नहीं होता है ना। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो लाभ होता है वो समाज के सभी वर्गों का नहीं होता। दूसरी बात इसमें आती है कालाबाजारी की बात, भ्रष्टाचार की बात, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने बताया, जो विकास की बात की जाती है, यहाँ पर अस्थिरता दिखाई देती है। कारण क्या होता है कि सरकार की नीतियाँ और पूंजीवाद की जो नीतियाँ हैं वो समाज में हावी हो जाती हैं। तो इसमें जब हावी होती हैं तो समाज के सभी वर्गों का एक साथ विकास नहीं होता। समाज चूँकि सामाजिक कल्याण की बात करती है और निजीकरण सिर्फ लाभ की बात करता है। तो यहाँ पर कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, बट इस सिस्टम अगर देखें फिर भी भारत में, यानी भारत जैसे विकासशील देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था आने के कारण 1950 से बाद आज भी भारत बहुत तेज़ी से विकास किया है। और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे, जैसा कि यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है सवाल कि भारत किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा, तो उसमें 2024 और 25 तक बात की गई है। तो ये होगा कैसे? क्या इसमें पूंजीवाद की स्थितियां होंगी या सरकार की नीतियां होंगी, ये तो समय बता रहा। बट इतना तो हम जानते हैं कि 2019 में जिस तरीके से भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे रखकर जिस तरीके से टॉप पर आने की बात की है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो पूंजीवाद और समाजवाद की जो नीतियाँ हैं वो भारत के लिए बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पर जिन चीज़ों पे चर्चा कर रहे थे ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और मैंने आपसे कहा कि इस नोट्स को भी आपको बना के रखना है। अब आते हैं हम आपको क्वेश्चन पॉइंट पर, जो अभी तक सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है सवाल कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण है। तो आप जानते हैं वो आपकी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। या कभी कभी सवाल इस पर पूछा गया है कौन सी एक अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और भारत है। तो जाहिर सी बात है कि भारत आपकी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसके बारे में भी अगर हम देखें तो बहुत सवाल आता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय कब हुआ, 1950 में, 1947 में, 1990 में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप भी जानते हैं 1950 में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे बताया कि भारत में नई आर्थिक नीतियों का निर्धारण कब किया गया, 1990 में, 1991 में, 1995 में, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है 1990 और 91 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और भी इसके बहुत सारे सवाल बनते हैं, फुल कोर्सेज में आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको उन्हीं बेसिक पॉइंट्स पे चर्चा किया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप एक बार, दो बार नहीं, 10 बार देखिए, कमेंट करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी गाइज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स है ये, और थोड़ा सा सोचने और समझने में यहाँ पे आपको दिक्कत होती है। और उसका बेसिक जो कारण होता है कि कुछ लोगों का सब्जेक्ट होता है और कुछ लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता है। और दूसरी स्थिति होती है कि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की बात की जाती है। तो ये कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी सोल्यूशन होगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस क्लास में आपको जो भी बताया जाएगा वो करंट के साथ आपका कंसेप्ट भी होगा, बेसिक इकोनॉमी भी होगा, टर्मिनोलॉजी भी होगी, और अभी तक किस टाइप से सवाल पूछेंगे वो भी पूछा जाएगा, और आने वाले समय में क्या सवाल बन सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। आज तक बस यहीं के लिए, लेकिन जाने से पहले हम यही कहना चाहेंगे, आप वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए। तो आज तक के लिए यही ही, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।